हेलो एवरीवन, आज डेट है 27 जून और द हिंदू न्यूज एनालिसिस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम द हिंदू की इंपॉर्टेंट न्यूज़ को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे। इस न्यूज़पेपर के पीडीएफ का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, या फिर आप डायरेक्ट टेलीग्राम चैनल वोल्केनो IAS अकेडमी को सर्च करके वहाँ से भी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। फर्स्ट न्यूज, आज हम इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। वर्ल्ड वॉर फर्स्ट जैसे ही खत्म होता है 1919 में 1919 में ट्रीटी ऑफ वर्साई होती है। ट्रीटी ऑफ वर्साई के साथ भी लीग ऑफ नेशंस को डेवलप किया जाता है और उसका मेन टारगेट ये था कि पूरे वर्ल्ड में पीस एंड फ्रेटर्निटी को मेंटेन किया जा सके, और उसी के साथ में एक एफिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन को भी डेवलप किया जाता है, उसका नाम था इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन उसके बाद में दोबारा वर्ल्ड वॉर होता है और वर्ल्ड वॉर दोबारा होने के बाद में यूनाइटेड नेशंस को एस्टेब्लिश किया जाता है और बाद में यूनाइटेड नेशंस की एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी के रूप में ILO को एस्टेब्लिश कर दिया जाता है। 1946 की ये बात है। ये जो ILO है इसका इंडिया एक फाउंडर मेंबर है, ये हमें ध्यान रखना है। इंडिया के बारे में, कॉन्टेक्स्ट के बारे में प्रीलिम्स में अगर इसको लेकर के स्टेटमेंट दिए जाएं तो उसमें इंडिया के लिए पूछा जाएगा क्या इंडिया इसका फाउंडर मेंबर है, तो इंडिया के लिए यस, ये बात हमें ध्यान होनी चाहिए। इसका जो हेडक्वार्टर है वो जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। 1969 में ILO को क्या मिलता है? नोबेल पीस प्राइज। तो नोबेल प्राइज किस किस एरिया में मिलते हैं उनके बारे में सारे बेसिक फैक्ट्स आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताने हैं। ILO को नोबेल पीस प्राइज मिलता है, इसलिए मिलता है कि जो भी टारगेट इसको दिया गया था कि पूरे वर्ल्ड में लोगों के बीच में पीस को और फ्रेटर्निटी को आप डेवलप कीजिए और जो भी वर्कर्स हैं उनको सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस को प्रोवाइड करवाइए। तो ये अपने टारगेट को अचीव करने में सफल हुए, इसीलिए 1969 में इनको नोबेल पीस प्राइज दिया गया। सबसे इंपॉर्टेंट बात, 187 इसके मेंबर कंट्रीज हैं और 187 में से 186 जो है वो UN के मेंबर्स हैं। एकमात्र ऐसा कंट्री है जिसको कुक आइलैंड के नाम से जाना जाता है। कुक आइलैंड यहाँ पर पूरे वर्ल्ड में अगर हम व्यू करें तो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के यहाँ पर, जिसको ओशियना जिस एरिया को बोलते हैं, वहाँ पर कुक आइलैंड एग्जिस्ट करता है। ये UN का मेंबर कंट्री नहीं है, मतलब 187 मेंबर कंट्रीज में से 186 जो है वो UN के मेंबर कंट्री हैं और एकमात्र ऐसा है जो UN का मेंबर कंट्री नहीं है। तो ये हमने ILO के बारे में बेसिक फैक्ट्स देखे। अब हम द हिंदू की जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है उसको डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट न्यूज, देखो जो फार्मर्स हैं वो पिछले लगभग 7 महीने से रेगुलर प्रोटेस्ट कर रहे हैं और उनके प्रोटेस्ट करने का कारण आपको भी पता है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा 3 लॉ बनाए गए उनको वापस सेंट्रल गवर्नमेंट ले। इसके अलावा MSP को मतलब गवर्नमेंट अप्रूवल दे कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस प्रोवाइड करवाई जाएगी। तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस के बारे में हम बेसिक फैक्ट्स देख लेते हैं। गवर्नमेंट के द्वारा मिनिमम सपोर्ट प्राइस वो प्राइस होती है, वो मिनिमम प्राइस जिसके ऊपर कोई किसी भी क्रॉप को गवर्नमेंट खरीदती है किसानों से, फार्मर से डायरेक्ट उसका उस प्रोडक्शन का, उस क्रॉप के प्रोडक्शन को खरीदा जाता है गवर्नमेंट के द्वारा, उसको बोलते हैं मिनिमम सपोर्ट प्राइस। ये जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है वो कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइजेस के द्वारा रिकमेंडेड किए जाते हैं कि कितने रुपए में किस फसल को खरीदना है। ये जो CACP है वो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर के अंडर आती है और 1965 में इसको बनाया गया था। ये जो CACP है वो MSP के बारे में गवर्नमेंट को सिर्फ रिकमेंडेशन देती है, उसको मानना या ना मानना गवर्नमेंट की बात है, मतलब नॉन बाइंडिंग होती है इसकी रिकमेंडेशन। तो ये हमने MSP के बारे में देखा। नेक्स्ट न्यूज, देखो जो डेल्टा प्लस वेरिएंट है उसके केसेस बढ़ते जा रहे हैं तो गवर्नमेंट ने अलर्ट जारी कर दिया है। नेक्स्ट, सुप्रीम कोर्ट में हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसने ये बोला है कि 18 प्लस के जो भी हमारी पॉपुलेशन है उनको कवर करने के लिए हमें कम से कम 186 to 188 करोड़ वैक्सीन डोज चाहिए, क्योंकि पॉपुलेशन कितनी है? अबोव 18 हमारी इंडिया में पॉपुलेशन है 93 to 94 करोड़ पॉपुलेशन। इतनी पॉपुलेशन को कवर करने के लिए आप 2 डोज दोगे तो 2 डोज देने के लिए आपको कम से कम इतनी वैक्सीन चाहिए। हमारे इंडिया में अभी तक 51.6 करोड़ डोज है वो अवेलेबल हैं। जुलाई 31 तक इतनी अवेलेबल हो जाएंगी। इंडिया ने टारगेट फिक्स किया है दिसंबर 2021 तक कि हम ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग हैं उनको वैक्सीनेशन प्रोवाइड करवा सकें। नेक्स्ट न्यूज यहाँ देखिए, हाँ, इंडिया और ग्रीस उन्होंने बातचीत की, उन्होंने डिस्कशन किया और डिस्कशन ये किया कि
साइप्रस जो है मेडिटेरियन सी में, जो साइप्रस एरिया है, साइप्रस जो आइलैंड कंट्री है, उसके ऊपर टर्की जो एक तरीके से कोशिश कर रहा है कि इसके ऊपर हम अपना गवर्न कर सके, उसी को लेकर के इंडिया और ग्रीस ने आपस में डिस्कस किया और सोवरेन जो भी कंट्रीज की सॉवरेनिटी है उसको मेंटेन करने के लिए, इंटीग्रिटी करने के लिए दोनों ने अपनी रिस्पेक्ट दिखाई। तो साइप्रस जो है उसकी लोकेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, तो आपको ये सब कुछ देखना है। नेक्स्ट न्यूज यहाँ देखिए, देखो WHO ने बोला है डेल्टा वेरिएंट के लिए कि ये जो वेरिएंट है ना वो मोस्ट ट्रांसमिसेबल है, मतलब इजीली एक व्यक्ति से, एक पर्सन से दूसरे पर्सन में इजीली क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है। तो इसके लिए अवेयरनेस क्रिएट करने की आवश्यकता है। नेक्स्ट न्यूज, एक्सपर्ट्स जो हैं उन्होंने जिम कॉर्बेट और राजाजी जो नेशनल पार्क है उसको खोल दिया गया है इस साल के लिए, तो एक्सपर्ट्स ने इसका अपोज किया है, मतलब विरोध किया है। क्यों किया गया है? देखो जो एक्सपर्ट्स हैं वो एक बात बोलते हैं कि आपने इनकम के लिए इनको खोल दिया, लेकिन एनिमल्स के लिए जो आप क्रूएलिटी कर रहे हो ना वो बहुत ज़्यादा खतरनाक होगी। आने वाली जो जनरेशन है वो इससे इफेक्ट होने वाली है। जुलाई से नवंबर तक ये जो नेशनल पार्क होते हैं, स्पेशली जो टाइगर नेशनल पार्क होते हैं, इनको बंद किया जाता है क्योंकि ये जो टाइम होता है वो मेटिंग पीरियड होता है, और मेटिंग पीरियड में अगर बाहर से जो क्राउड है वो इंटरफियर करती है तो इनकी नेक्स्ट जनरेशन इस चीज़ से इफेक्ट होने वाली है। तो कम से कम आपको एनिमल्स के लिए जो क्रूएलिटी है उसको कम करना होगा, सिर्फ और सिर्फ इनकम पर फोकस ना करते हुए इनका जो नेचुरल एक तरीके का बिहेवियर है उसको भी फॉलो करने की आवश्यकता है। नेक्स्ट न्यूज फॉरेन पेज से है। यूएसए ने एक बात बोली है कि हम 11 सितंबर तक भले ही हम अफगानिस्तान से बाहर चले जाएं, लेकिन जिस तरीके से तालिबान और अफगान मिलिट्री के बीच में रेगुलर क्लैश देखने को मिल रहा है, हम बाहर से हमेशा से अफगानिस्तान को सपोर्ट करेंगे, वहाँ पर पीस एस्टेब्लिश करने के लिए हम रेगुलर वर्क करेंगे। नेक्स्ट न्यूज साइंस पेज पर है। साइंस पेज पर 2015 की बात है। 2015 में हमारा जो आसाम है उसका कामार गांव एक एरिया है, एक टाउन है, वहाँ पर एक मीटेरोइड गिरता है, उसकी स्टडी की जाती है और इसकी स्टडी में सामने आता है, साइंटिस्ट ये मानते हैं कि इसका जो मिनरल कंपोजिशन है वो एक तरीके से हमारे अर्थ का जो लोअर मेंटल है उसके बारे में बताता है। अब सबसे पहले तो आपको ये पता करना होगा, देखो जो मीटेरोइड है, जब आप ज्योग्राफी के स्टैटिक पोर्शन को स्टडी करते हैं तो हमारी अर्थ के बारे में पता करने के लिए दो रिसोर्सेज होते हैं, डायरेक्ट रिसोर्सेज और इनडायरेक्ट रिसोर्सेज। तो जो मीटेरोइड है वो डायरेक्ट रिसोर्सेज में आते हैं, जिनका पहले भी जो साइंटिस्ट है उन्होंने स्टडी की है। मीटेरोइड को जब उन्होंने स्टडी की तो ये माना कि मीटेरोइड के सेम कंपोजिशन जिससे हमारी अर्थ बनी हुई है, तो इससे हमने ये माना कि मीटेरोइड का जो ऊपर वाला एरिया जब वो हमारे क्लाइमेट से इंडिया के हमारे अर्थ के क्लाइमेट में प्रवेश करते हैं ना मीटेरोइड, तो उसमें क्या होता है कि उनका अपर एरिया जल जाता है, क्योंकि जब क्लाइमेट के एक तरीके से पास में आते हैं तो क्लैश होता है, फ्रिक्शन होता है और उसकी वजह से जो उनका अपर एरिया है वो जल जाता है, लेकिन अंदर का जो कोर एरिया है वो बचा रहता है। तो इसका कंपैरिजन, मीटेरोइड का कंपैरिजन जो है वो साइंटिस्ट ने किससे किया? उसने किया मीटेरोइड से। मीटेरोइड का कंपैरिजन किया अर्थ से और ये माना कि जिस तरीके से हमारी अर्थ बनी है वैसे ही मीटेरोइड बने हैं, क्योंकि बिग बैंग थ्योरी एक बात बोलती है कि पहले पूरा जो ब्रह्मांड है, पूरा जो यूनिवर्स है वो एक जगह था, एक बॉल की तरह था, लेकिन एक समय के बाद में उसमें एक्सप्लोजन होता है और छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाता है, उसी से हमारा यूनिवर्स बना है, ये बिग बैंग थ्योरी बोलती है। तो साइंटिस्ट ये बोलते हैं कि जिससे अर्थ बनी है उसी से तो मीटेरोइड बने होंगे ना। तो मीटेरोइड जो है वो जैसे ही अर्थ के पास आते हैं और जब उनके इंटरनल कोर को स्टडी किया गया तो ये माना गया कि वो अर्थ के बिल्कुल सेम है, जिस प्रकार से अर्थ बनी हुई है वैसे ही क्या बने हुए हैं, मीटेरोइड बने हुए हैं। तो ये मीटेरोइड जो 2015 में आया, इसकी स्टडी की गई तो माना गया कि हमारी लोअर जो मेंटल है उसी के समान है मीटेरोइड का ये पार्ट। अब देखो ये मीटेरोइड कहाँ से आया आपको पता होना चाहिए। पहले तो आपको एस्टेरॉइड बेल्ट पता होनी चाहिए। जो हमारे इनर प्लैनेट हैं और जो हमारे आउटर प्लैनेट हैं उनके बीच में एक एस्टेरॉइड बेल्ट पाई जाती है। मार्स एंड जुपिटर, छोटे छोटे टुकड़े इन दोनों के बीच में घूमते रहते हैं और वहाँ पर फिक्स हैं, उनकी ये बेल्ट है वो फिक्स है। तो जो फिक्स हैं उनको बोलते हैं एस्टेरॉइड। मीटेरोइड जो है वो पूरे यूनिवर्स में कहीं भी पाई जा सकते हैं, मतलब हमारे जो सोलर सिस्टम है उसमें कहीं भी मीटेरोइड पाए जा सकते हैं और ग्रेविटेशन फोर्स के तहत वो हमारी आते हैं हमारे अर्थ के ऊपर। और जैसे ही अर्थ के ऊपर आते हैं तो क्लाइमेट के
क्लाइमेटोलॉजी के तहत हम स्टडी करते हैं क्लाइमेट में। जैसे ही वो प्रवेश करते हैं, जैसे ही हमारे एनवायरनमेंट में प्रवेश करते हैं तो एक फ्रिक्शन होता है, फ्रिक्शन की वजह से उनमें फायर हो जाती है और फायर होने की वजह से उनका जो आउटर एरिया है वो जल जाता है और फिर उसकी स्टडी की जाती है तो अर्थ के बारे में उससे पता लगाया जाता है। तो डायरेक्ट रिसोर्सेज में आता है मेटेरॉइड, जिससे हम अर्थ के बारे में स्टडी कर सकते हैं। नेक्स्ट न्यूज देखो, वैक्सीन जो हेजिटेंसी है उसके बारे में है। रूरल एरियाज, स्पेशली आप यूपी देख लो, हमारा जो राजस्थान है उसको देख लो, वहाँ पर लोगों में अवेयरनेस नहीं है, एजुकेशन नहीं है। एजुकेशन नहीं होने की वजह से जो मेन स्ट्रीम एरिया है वहाँ से लोगों की टच नहीं है। टच ना होने की वजह से क्या चल रहा है, किस चीज़ के लिए क्या काम किया जा रहा है, उसको लेकर के अवेयरनेस ना होने की वजह से, एजुकेशन ना होने की वजह से उन लोगों में हेजिटेंसी है। गवर्नमेंट को क्या करना होगा, गवर्नमेंट को अवेयरनेस क्रिएट करनी होगी और ट्रस्ट क्रिएट करना होगा। क्योंकि देखो, अवेयरनेस क्रिएट करने से भी कुछ नहीं, जब तक ट्रस्ट क्रिएट नहीं होगा कि गवर्नमेंट जो कर रही है वो आपके भले के लिए कर रही है, तब तक ये हेजिटेंसी जो है वो ख़त्म नहीं होगा। नेक्स्ट न्यूज देखो, यूएस में एक लॉ पास किया जा रहा है और उस लॉ पास करने का मेन रीज़न ये है कि जो 4 जायंट टेक कंपनीज हैं, जिनमें से नाम आता है गूगल, फेसबुक, अमेजन और एप्पल, इन कंपनीज का जो एक डिक्टेटरशिप है उसको कंट्रोल किया जाए। जो भी इनके बिजनेस प्रैक्टिसेज हैं उनको कंट्रोल किया जाए। उनके लिए यूएस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव जुडिशरी कमेटी उसमें इस लॉ के ऊपर वोटेड हुआ है और अगर इस सीनेट में पास हो जाता है कि लॉ बन जाएगा और इस लॉ में डिसाइड किया जाएगा कि ये जो कंपनीज हैं वो किस तरीके से वर्क करें। अब एक एंटी ट्रस्ट वर्ड यहाँ यूज़ किया गया है, तो अमेरिका का जो लॉज है उसमें इस टर्म को यूज़ किया जाता है। इस टर्म का मतलब ये होता है कि जब कोई भी कंपनी अपने बिजनेस के लिए मोनोपोलाइजेशन को यूज़ कर रही है और अनफेयर बिजनेस प्रैक्टिसेज हैं उनको फॉलो कर रही है और जो भी उनका कंपटीटर है उनको हटाने का प्रयास कर रही है, और इसकी वजह से जो लोगों के पास चॉइसेज हैं वो कम बचती हैं, कंज्यूमर्स को कुछ चॉइसेस में ही अपनी चीज़ें खरीदने को मजबूर होना पड़ता है और वो फिर हायर प्राइजेस कर देते हैं उस चीज़ के लिए, तो एक परेशानी करती है। ऐसा नहीं है कि पहली बार एंटी ट्रस्ट टर्म को यूज़ किया गया, अमेरिका में पहले भी यूज़ किया गया। माइक्रोसॉफ्ट 1998 में जब वो अपना डिक्टेटरशिप क्रिएट कर रहा था विंडोज़ क्रिएट करने में, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम को लेकर के, तो जब यूएस ने ओपन किया सभी कंपटीटर के लिए, तो एक तरीके से जो माइक्रोसॉफ्ट है उसके लिए भी इस तरीके का लॉ बनाया गया था। उससे पहले भी शर्मन एक्ट 1890, क्लेयन एक्ट 1914, फेडरल ट्रेड कमीशन, ये सारे जो टर्म्स हैं उसमें भी एंटी ट्रस्ट लॉज को, मतलब ये सारे जो लॉ हैं वो एंटी ट्रस्ट लॉज हैं। ठीक है, अब देखो इस बिल में क्या कोशिश की जाएगी, इस बिल में ये कोशिश की जाएगी कि देखो जिस तरीके से फेसबुक को लगा कि कोई भी ऐप जो बन रहा है, डेवलप हो रहा है, उसको कम्पीट करेगा तो वो उसको खरीद लेता है। जैसे इंस्टाग्राम लग रहा था कि फेसबुक को कम्पीट करने वाला है तो 1 बिलियन में उन्होंने इंस्टाग्राम को अपने अंडर ले लिया, व्हाट्सएप को अपने अंडर ले लिया। इस तरीके से जो टेक जायंट है वो कोशिश कर रहे हैं कि कोई कंपटीटर ही डेवलप ना हो, और जब कंपटीटर ही डेवलप नहीं होगा तो एक तरीके से आप जो कंपटीशन है उसको डिस्ट्रॉय कर देंगे। कंज्यूमर्स जो है उनको एक ही पॉइंट रहेगा कि आप ही से खरीदना है। जो आज आप मिनिमम प्राइजेस के ऊपर उनको सब कुछ चीज़ प्रोवाइड करवा रहे हो, फिर आप उनके से क्या लोगे, हाई प्राइजेस लोगे, और फिर दोबारा से कंपटीशन को डेवलप करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। तो इसी के लिए काम किया जा रहा है। ठीक है, जो अमेजन है वो भी पहले ई कॉमर्स बिजनेस में आया, सिर्फ उनको सामान एक जगह से दूसरी जगह भेजना होता था। अब वो क्या कर रहे हैं, खुद का बिजनेस हब डेवलप कर रहे हैं, खुद की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स कर रहे हैं, खुद के प्रोडक्ट्स उतार रहे हैं। तो एक तरीके से जो भी रिटेलर्स हैं उनका आप कंपटीशन ख़त्म कर रहे हो। तो इन्हीं को लेकर के ये बिल लाया जा रहा है। अगर ये लॉ बनता है तो इन 4 टेक जायंट्स को कंट्रोल करने की कोशिश की जाएगी। इंडिया के लिए पर्सपेक्टिव में कैसे इंपॉर्टेंट है, देखो जब यूएस इन टेक जायंट्स को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है तो इंडिया को काफ़ी हेल्प मिलने वाला है। इंडिया पहले से ही कोशिश कर रहा था कि इनको कंट्रोल किया जाए, जो भी इनकी मोनोपोली है, जो भी इनके डिक्टेटरशिप है, उनको कंट्रोल किया जाए। ठीक है, तो ये जो लॉ अगर बनता है तो इंडिया जैसी कंट्री जो है उनके लिए भी काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है। नेक्स्ट न्यूज देखो, संडे वाले दिन कुछ प्रोफाइल्स जो पूरे वीक न्यूज़ में रही उनको लेकर के, उन पॉइंट्स को लेकर के, वो जो टर्म्स हैं उनको लेकर के एक अलग से पेज आता है। तो आज 3 टर्म्स न्यूज़ में है, CPC,
चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी 1921 में इसको बनाया गया और 1 जुलाई को 100 ईयर्स कंप्लीट हो जाएंगे। इस आर्टिकल में ये बोला गया कि जिस टारगेट को अचीव करने के लिए ये पार्टी बनाई गई थी कि जो भी करप्शन हो रहा है, जो भी प्रॉब्लम्स हो रही है, उन सबको ख़त्म किया जाए। लेकिन समय के साथ में ये जो कम्युनिस्ट पार्टी है वो खुद इस तरीके से चेंज हो गई कि डिक्टेटरशिप में उतर आई। तो जो भी टारगेट लेकर के ये जो पार्टी है कम्युनिस्ट पार्टी वो स्टार्ट हुई थी, उसको अपने अकॉर्डिंग चेंज करने की आवश्यकता है। नेक्स्ट न्यूज गुपकार अलायंस न्यूज में है। गुपकार अलायंस को आप जानते होंगे। गुपकार अलायंस 2019 में जब JNK का जो स्पेशल स्टेटस है उसको जब छीना गया तो उस समय एक बात डिसाइड की गई थी। जो वहाँ की रीजनल पार्टीज़ है उन्होंने मिलकर के एक बात को डिसाइड किया था कि हम कोशिश करेंगे कि आर्टिकल 35A को और आर्टिकल 370 को दोबारा से रिस्टोर किया जा सके। इसी के लिए ये गुपकार अलायंस बना था। सारी रीजनल पार्टीज आपस में जुड़ गई थी और अब इस गुपकार अलायंस का जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके साथ में मीटिंग हुई, इसीलिए काफ़ी न्यूज़ में बना हुआ है। तो आपको पता होना चाहिए कि गुपकार अलायंस क्या है। नेक्स्ट न्यूज है ग्रेट बैरियर रीफ को लेकर के। ग्रेट बैरियर रीफ है, सबसे पहले तो आप इसका जो मैप है उसको व्यू कीजिए। ऑस्ट्रेलिया का जो यहाँ पर नॉर्थ और ईस्टर्न पार्ट है, यहाँ पर ग्रेट बैरियर रीफ है। लगभग 2300 किलोमीटर में ये ग्रेट बैरियर रीफ फैला हुआ है। इसकी साइज इतनी है जितना इटली जो कंट्री है ना, जिसकी साइज है, इटली कंट्री की साइज है, उतनी दूरी में ये फैला हुआ है। लगभग 3000 कोरल रीफ्स, 600 कॉन्टिनेंटल आइलैंड्स, 1625 फिश यहाँ पर और 133 वेराइटीज़ ऑफ शार्क और इसके अलावा वो और ज़्यादा सॉफ्ट एंड हार्ड कोरल्स यहाँ पर पाए जाते हैं। देखो ये जो ग्रेट बैरियर रीफ है एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। समय के साथ में यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम्स हैं। क्यों न्यूज़ में है? न्यूज़ में रहने का कारण ये है कि यहाँ पर बहुत सारे क्रिटिकल पीरियड को फेस कर रहा है ग्रेट बैरियर रीफ। क्लाइमेट चेंज की वजह से बहुत बार यहाँ पर कोरल ब्लीचिंग हो गई है, उसी की वजह से ये जो एरिया है वो काफ़ी डेंजर है और इसको सेव करने के लिए प्रोटेक्ट करने की आवश्यकता है। अगर ये कोरल रीफ्स, ये जो वर्ड्स आप सुन रहे हो ना कोरल, ये होता क्या है? कोरल रीफ्स जो होते हैं वो ओशियन की जो बायोडाइवर्सिटी होती है ना उसके इम्पोर्टेंट हॉट स्पॉट हैं। ठीक है, कोरल्स भी एक तरीके के एनिमल्स होते हैं जैसे कि जेलीफिश, इसी तरीके से ये भी एग्जिस्ट करते हैं और दे कंसिस्ट ऑफ इंडिविजुअल पॉलिप्स दैट गेट टुगेदर एंड बिल्ड रीफ्स। मतलब ये सारे मिलकर के जब एक जगह इकट्ठे होते हैं तो रीफ्स बना लेते हैं। इनका जो सिग्निफिकेंस की अगर हम बात करें, देखो ये जो कोरल रीफ्स होते हैं ना वो ओशियन की जो कोस्टल बायोस्फीयर है उसको क्वालिटी को और उसको मेंटेन करने के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जो भी वाटर में कार्बन डाइऑक्साइड जो लेवल होता है उसको मेंटेन करने का काम करते हैं। ये क्या करते हैं कि जो भी वाटर में कार्बन डाइऑक्साइड घुली हुई है उसको लाइमस्टोन सेल में चेंज कर देते हैं। ठीक है, बाय कन्वर्टिंग इट इनटू ए लाइमस्टोन सेल, CO2 को चेंज कर देते हैं लाइमस्टोन सेल में। अगर ये प्रोसेस ना करें, मतलब कोरल रीफ्स ना हो ओशन में, और तो क्या होगा, CO2 का लेवल जो है वो बढ़ जाएगा और जब बढ़ जाएगा तो जो इकोलॉजिकल निके हैं उनको काफ़ी इफेक्ट करेगा। अब इस मेजर थ्रेट हैं ग्रेट बैरियर रीफ्स, इसके अलावा और भी जो एरिया हैं उनके लेकर के कि समय के साथ में जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसकी वजह से टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है और टेम्परेचर इंक्रीज होने की वजह से जो कोरल रीफ्स हैं वो एक लिमिट तक के टेम्परेचर को ही सहन कर सकते हैं और अगर रेगुलर इस तरीके से टेम्परेचर इंक्रीज होता रहा तो ये जो कोरल रीफ्स हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। अब ये ब्लीचिंग क्या होता है? आपने ब्लीचिंग वर्ड सुना। ब्लीचिंग ऐसा नहीं होता है कि देखो आप नेचुरल कपड़ों पे ब्लीच करवाते हो, उसमें क्या होता है, जो भी आपका जो कलर है, जो भी आप वहाँ पर दाग धब्बे निकले हुए हैं, जो भी चीज़ें लगी हुई हैं उनको हटा दिया जाए, मतलब उस कलर को रिमूव कर दिया जाता है। तो ये जो कोरल रीफ्स हैं इनका कलर होता है। अब ये कलर ऐसा नहीं होता है कि इन कोरल रीफ्स का कलर है, एक तरीके का एल्गी जूजेंथली जिसको बोला जाता है जूजेंथली, वो इन कोरल रीफ्स के साथ में सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में रहता है। मतलब इन कोरल्स की 90% जो एनर्जी है उसको वो कंज्यूम करता है जूजेंथली एल्गी और उसका यूज़ करता है क्लोरोफिल और अदर पिगमेंट्स को डेवलप करने के लिए। मतलब दोनों एक दूसरे को हेल्प करते हैं और दोनों एक दूसरे के साथ रहते हैं। अब जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो जो इनमें एल्गी पाए जाते हैं वो यहाँ से दूर हट जाते हैं।
तो जो भी एल्गी की वजह से इनका येलो कलर, रेड कलर जो भी होता है तो कलर हट जाता है, जिसकी वजह से जब ये वाइट या अलग कलर में दिखने लग जाते हैं तो उसको बोलते हैं ब्लीचिंग। तो क्या करना होगा, ऑस्ट्रेलिया के लिए बोला गया है कि ऑस्ट्रेलिया में देखो ब्लीचिंग देखने को मिला 1910 से अब तक 1.4 डिग्री सेल्सियस का जो टेम्परेचर है वो बढ़ चुका है। और इसके अलावा 2019-20 में जो फायर वहाँ पर रेगुलर लग रही है ऑस्ट्रेलिया में, उसकी वजह से भी प्रॉब्लम हो रही है। इसके अलावा ये बोला गया कि जो कोस्टल एरियाज़ में बहुत सारे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट चलाए गए हैं, जिसकी वजह से, जिनका यूज़ किया जाता है कमर्शियल यूजेज, जिसकी वजह से भी, ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से भी इन ग्रेट बैरियर रीफ को काफ़ी इफेक्ट हो रहा है। देखो जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है और इसको प्रिजर्व करने की आवश्यकता है। प्रिजर्व करने के लिए यूनेस्को ने इसको क्या किया दिया जाता है, ऐसी साइट जो डेंजर में है तो उसको उस जो एक आपने उसको नाम दिया है कि डेंजर इन लाइफ, वहाँ से निकालने के लिए आप सबको मिलकर के वर्क करना होगा। टेम्परेचर जो इंक्रीज़ हो रहा है उसको कम करना होगा। इसके लिए आपको क्लाइमेट चेंज के जो भी टारगेट हैं उनको अचीव करना होगा। ज़्यादा से ज़्यादा जो ऐसी आपको एनर्जी के लिए ऐसे रिसोर्सेज के ऊपर रिलाई करना होगा जिनसे पॉल्यूशन कम मात्रा में होता है। तो देखो ये एक तरीके से जो भी इफेक्ट देखने को मिल रहे हैं, अभी हमने अंटार्कटिका में देखने को मिला कि वहाँ पर बड़ा सा ग्लेशियर टूट करके समुद्र में आ गया है। ये जो सारे इवेंट्स आपको देखने को मिल रहे हैं वो रेगुलर एक के बाद में एक जो चेंजेस देखने को मिल रहे हैं वो इफेक्ट देखने को मिल रहा है पोल्यूशन की वजह से। तो सबसे मेजर प्रॉब्लम है पोल्यूशन। जो भी एग्जिस्ट होना चाहिए, जो भी आउट निकलता है, आउटकम निकलती है, उन सब के ऊपर फोकस करने की आवश्यकता है। सिर्फ टारगेट अचीव करने के लिए सिर्फ टारगेट बनाने की ज़रूरत नहीं है। जो टारगेट पहले से फिक्स हैं, ऐसा नहीं है कि हर 5 साल में आप नए टारगेट बनाओ, ज़रूरी नहीं है। जो पहले आपने टारगेट लिए उनको अचीव करो, उनके ऊपर फिक्स करो। और जब तक ऐसा नहीं होगा, रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर आप ज़्यादा रिलाई नहीं करोगे, ये जो प्रॉब्लम्स है वो तो देखो स्टार्ट हुई हैं, धीरे धीरे समय के साथ में और भी ज़्यादा बढ़ती जाएंगी। तो ये आज का हमारा डिस्कशन था। ओके, थैंक यू।